हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था और लेक्चर नंबर सेकंड, उसमें हमने पहले बायोमोलिक्यूल को समझा। उसके बाद हमने बायोमोलिक्यूल के एनालिसिस को देखा कि बायोमोलिक्यूल का किस तरह से एक टिश्यू में किस तरीके से हम उसके बायोमोलिक्यूल का एनालिसिस करते हैं। फिर हमने बायोमोलिक्यूल के क्लासिफिकेशन के बारे में समझा कि बायोमोलिक्यूल को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है और कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तो बायोमोलिक्यूल के क्लासिफिकेशन को जब हमने पढ़ा तो हमने 3 डिफरेंट बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया था। एक तो मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे क्लासिफाई किया, तो मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल। और जब हमने उनको किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट के बेस पे क्लासिफाई किया तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन गए। और जब हमने हाइड्रोकार्बन के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पे देखा तो वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल बन गए। ओके, तो आज हम स्पेशली क्योंकि हमें कुछ 3 ही 4 बायोमोलिक्यूल ऐसे मिले हुए हैं और जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हमारे पास अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिर्फ हमारी बॉडी में लगभग 30 के आसपास हमारे ऑर्गेनिक 30% ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं एंड रेस्ट 30% में हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो हम जब ऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक में हमारे सारे नहीं आते। हमारे ऑर्गेनिक में 3-4 ऐसे आते हैं जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया हुआ है। पहला तो उसमें से हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लिपिड को पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड है, हमारा प्रोटीन है। इन 4 बायोमोलिक्यूल को हम एक एक करके देखते हैं। एनसीईआरटी ने सारी चीज़ों को शुरू में मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। उसने मैक्रो बायोमोलिक्यूल एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल को अलग करके पढ़ा है। तो हम उस बेस पे ना जाके बल्कि कंप्लीट एक कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लेंगे, उसी तरीके से हम न्यूक्लिक एसिड को पढ़ेंगे, उसी तरीके से प्रोटीन एंड लिपिड को भी पढ़ेंगे। तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद जब आप इन बायोमोलिक्यूल को समझने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जो कि आपके पहले तो फर्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। फर्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सेकेंड आपका लिपिड होगा, थर्ड हम प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोटीन के बारे में देखेंगे, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, और लास्ट में हम न्यूक्लिक एसिड को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखो, कार्बोहाइड्रेट पे मैं 2 लेक्चर लेकर आऊंगा। एक तो पहला लेक्चर है जिसमें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने की कोशिश करेंगे या शुगर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जो सेकंड वाला होगा उसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट या नॉन शुगर के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये एक्चुअली हमारी बॉडी या हमारी सेल के अंदर, लगभग सेल या टिश्यू के अंदर ये 3% के आसपास पाए जाते हैं। आप उस टेबल में देख सकते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में दिया हुआ है। तो लगभग 3% के आसपास हमारी बॉडी किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। अब इन कार्बोहाइड्रेट जो 3% आपका कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट बने किसके होते हैं, ये एक्चुअली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 के आसपास होता है। लगभग 1:2:1 के आसपास होता है। और इनके सिंथेसिस का अगर जो प्रोसेस के बारे में बात करें, इनका ये कैसे सिंथेसाइज होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में क्लास 10th में। आप क्लास 11th में के स्टूडेंट हैं या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कितने स्टेप में होता है, डिफरेंट स्टेप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें आपने एक चीज को पढ़ा था कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे पहले जो अर्थ पे बनने वाला फर्स्ट फूड प्रोडक्ट जो था, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट था, वो आपका ग्लूकोज था। एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस से होता है। ये सारी चीज हमारी पहले से ही क्लियर थी, हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा होगा। आज बात करते हैं, अब थोड़ा सा हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज हो गई कि ये कितने % पाए जाते हैं, किन चीजों से बना होता है, रेशियो क्या होता है, और अर्थ पे बनते कैसे, तो ऑफकोर्स ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ के देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करना, क्योंकि थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन यहीं से, जो डाउट्स होते हैं वो यहीं से क्लियर होते हैं। जब आप क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस मिलता है कि हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो जो है ना वो ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। ओके, तो हम थोड़ा सा इसको क्लासिफाई कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को। तो कार्बोहाइड्रेट को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, बाकी चीजों को हम इरेज कर देंगे, बट हम जो पढ़ने जा रहे हैं अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं,
और कार्बोहाइड्रेट को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है शुगर और एक होता है नॉन शुगर। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि सर शुगर किसको बोलते हैं, क्या सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर, हम सारे कार्बोहाइड्रेट को शुगर कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो ऑफ कोर्स नहीं कह सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, शुगर होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो नॉन शुगर में आते हैं। अब कौन शुगर होते हैं, जिनका ऑफ कोर्स टेस्ट जो होता है वो स्वीट इन टेस्ट, जो मीठे होते हैं वो आपके शुगर कहलाते हैं, और जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते वो उनको हम नॉन शुगर में रख देते हैं। अब हम पहले इनको क्लासीफाई करें। क्लासीफाई जब करते हैं तो शुगर वाले को हम चाहे तो अलग अलग बुक के बेसिस पे, अलग अलग बुक में उनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है, बट हम अपने हिसाब से इनको 3-4 पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं पूरे कार्बोहाइड्रेट को, सिर्फ शुगर एंड नॉन शुगर को। तो नॉन शुगर में तो आपका पॉलीसैकेराइड आ जाएगा, इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता, पॉलीसैकेराइड। एक चीज और याद रखें कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सैकेराइड, तो आप इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड भी याद रख लें, सैकेराइड, तो इनको सैकेराइड भी कहा जाता है। अगर ये स्वीट नहीं होंगे टेस्ट में तो हम इनको पॉलीसैकेराइड जनरली कह सकते हैं, यही आता है। और अगर शुगर है आपका, स्वीट है, तो ये होंगे आपके मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड। तो हमारे पास 4 टाइप के मिल जाएंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, जो कि शुगर एंड नॉन शुगर को जब कंप्लीट हमने क्लासीफाई किया तो हमें ये मिला। अच्छा, तो हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअली मोनोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मोनोसैकेराइड समझ में आ गया तो आपको पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड भी समझ में आ जाएगा, ओलिगो भी समझ में आ जाएगा और पॉली भी समझ में आएगा, बिकॉज मोनोसैकेराइड ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मोनोसैकेराइड ही यूनिट होते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख दूं, जो मोनोसैकेराइड होते हैं एक्चुअली यही मिलके क्या बनाते हैं, सारे ढेर सारे मोनोसैकेराइड मिलके आपके डाइसैकेराइड भी बनाएंगे। अगर 2 मिल जाएंगे तो डाइसैकेराइड हो जाएगा, 3 या 3 से लेकर 9 हो जाएंगे तो ओलिगो बन जाएगा, और उससे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर पॉली। मतलब डाई को भी मोनोसैकेराइड ही बनाएगा, ओलिगो को भी मोनोसैकेराइड बनाएगा और पॉली को भी मोनोसैकेराइड बनाएगा। इसलिए मोनोसैकेराइड बाकी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड वही मैंने पहले भी बताया, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनका जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2nNON, जहां पे आपका N होता है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, तो N कार्बन के नंबर पे। अब देखो मोनोसैकेराइड जो है ये एक्चुअली टेस्ट में होते हैं मीठे, और इनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, जैसे मैंने पहले बताया 1:2:1। अगर हम इनको क्लासीफाई करें मोनोसैकेराइड, हम बात कर रहे हैं उस यूनिट के बारे में जो यूनिट बाद में जाके आपके डाइसैकेराइड को भी बनाएगी, ओलिगो को भी बनाएगी, पॉली को भी बनाएगी। अभी हम उस यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये जो यूनिट है ये 3 कार्बन टू 7 कार्बन से मिलके बने होते हैं। इस यूनिट के अंदर, मतलब एक मोनोसैकेराइड के अंदर 3 कार्बन भी पाया जा सकता है, 4 भी पाया जा सकता है, 5 भी पाया जा सकता है, 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड भी होता है, एंड 6 वाला भी होता है, एंड 7 वाला भी होता है। ऐसे वैसे बनते तो जनरली आपका सबसे पहले ग्लूकोज ही बनता है। मोनोसैकेराइड, अगर कोई सबसे पहले मोनोसैकेराइड बना वो ग्लूकोज बना, बट उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, कहीं पे ग्लूकोज नंबर हाफ हो जाते हैं, कहीं पे ग्लूकोज नंबर ज्यादा हो जाता है, वो कार्बन नंबर ज्यादा हो जाते हैं, कहीं पे कार्बन नंबर कम हो जाते हैं, और वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, बट यही ग्लूकोज। अब ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन की फॉर्म में पाए जाते हैं। कहीं पे 3 कार्बन वाले कोई मोनोसैकेराइड पाया जाएगा, कहीं पे 4 कार्बन वाला कोई मोनोसैकेराइड पाया जाएगा, कहीं 5, कहीं पे 6, कहीं पे 7, ऐसे। तो 3 to 7 कार्बन एक मोनोसैकेराइड के अंदर होते हैं, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बाकी ये रेशियो जो आपका पहले ही बताया गया था 1:2:1। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो 3 कार्बन वाले भी हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड 7 कार्बन वाले भी हो सकते हैं, 3 to 7 कार्बन। ओके, पहले हम बात करते हैं एक मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो एक मोनोसैकेराइड जो है उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, हम इनको 2 डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन का बेस हो सकता है आपका नंबर ऑफ कार्बन,
नंबर ऑफ कार्बन, एंड सेकेंड जो बेस हो सकता है वो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल। तो हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बेस पे बता दूं कि कैसे इनके फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। बीच बीच में आएगा आपको जहां भी कंफ्यूजन होगी मैं आपको समझा दूंगा। ओके, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम बात करते हैं। अगर हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे बात करें तो ये दो टाइप के होंगे मोनोसैकेराइड। कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। एक तो होंगे एल्डोज और एक होते हैं कीटोज। एल्डोज क्या होते हैं? ऑफकोर्स जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्डोज, और जिनके पास कीटोन ग्रुप है वो कीटोन। तो सिंपल सा होता है। जैसे हम अगर बात करें एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मैं यहां तक बता के छोड़ दे रहा हूं, फिर मैं आपको पहले नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे इनको क्लासिफाई करते हैं, फिर इनके एग्जांपल और इनके एग्जांपल को हम साथ साथ में पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ओके, अब हम नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे इनको क्लासिफाई करते हैं। तो इनके पास 3 कार्बन भी हो सकते हैं। 4 का मोनोसैकेराइड के पास 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड भी पाए जाते हैं, 4 वाले भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें 3 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड के बारे में तो ये होते हैं आपके ट्रायोज। 4 कार्बन वाले टेट्रोज, 5 कार्बन वाले पेंटोज, 6 कार्बन वाले हेक्सोज एंड 7 कार्बन वाले हेप्टोज। तो एक्चुअली देखा जाए, अगर नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे देखा जाए तो मोनोसैकेराइड 5 टाइप के हो सकते हैं। 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले, 7 कार्बन वाले, ये सारे मोनोसैकेराइड यहाँ पे पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें, एग्जांपल देखें, ट्रायोज का एग्जांपल कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? जब हम प्लांट रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज टूटता है और किस में चेंज हो जाता है, एक स्मॉल कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 होते हैं। तो ग्लिसरल डिहाइड, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरल डिहाइड में ब्रेक हो जाएगा, या फिर आपका डिहाइड्रोक्सी एसीटोन में ये ब्रेक हो जाएगा। या फिर ये आपका टेट्रोज है तो उसका एग्जांपल आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं, एरिथ्रोज। पेंटोज का एग्जांपल आप बहुत कई जगहों पे देखेंगे, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। आप जब डीएनए आरएनए को पढ़ने की कोशिश करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे राइबोज के बारे में, डीऑक्सीराइबोज के बारे में। उसके बाद हम हेक्सोज के बारे में बात करें तो हेक्सोज में आपके 2-3 आ जाते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज भी 6 कार्बन, C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। गैलेक्टोज C6H12O6, जस्ट ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है। हेप्टोज का जो एग्जांपल होता है सेडो हेप्टुलोज। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला याद रखना है तो आप सबसे मेन चीज है CnH2n and ON को याद रखें, and N is equal to नंबर ऑफ कार्बन। अगर 3 कार्बन है तो H आपका 6 हो जाएगा, O3 हो जाएगा। 4 कार्बन है तो C4H8 and O4 हो जाएगा। 5 है C5H10 and O5, C6H12O6, C7H14 and O7। इस तरीके से उनका नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के हो सकते हैं। जिनके मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे, आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जैसे राइबोज के कुछ डेरिवेटिव होते हैं। डीऑक्सीराइबोज ये डेरिवेटिव होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट। राइबोज का डेरिवेटिव क्या है? डीऑक्सीराइबोज। राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5, बट डीऑक्सीराइबोज जो है ना उसमें एक ऑक्सीजन कम कर दिया गया, C5H10 एंड O4 होता है। तो ये डीऑक्सीराइबोज में नंबर ऑफ कार्बन जो होता है एक कम होता है। ओके, अगर हम हेक्सोज के बारे में बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिलते हैं। इसी तरह से जैसे ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव होता है जिसका नाम है N-एसिटिल
ग्लूकोज एमाइन, जिसपे अमाइनो ग्रुप जुड़ने की वजह से उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, मैं इन सारी चीज़ों को इरेज कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, राइबोज इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज, इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ये वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं स्पेशली पेंटोज एंड हेक्सोज, ये दोनों सिर्फ पेंटोज एंड हेक्सोज ही आपको नेचर में मिलेंगे जो एज ए मोनोसैकेराइड या एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम करते हैं, जिनका पॉलीमराइजेशन होता है। बाकी आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड एरिथ्रोज, सिडोएक्टुलोज, इनके आपको पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, ये एक से दो जुड़ते नहीं है। जुड़ने का काम जो होता है वो पेंटोज जैसे राइबोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, ये सारे आपस में जुड़ने की एबिलिटी रखते हैं और एक लंबी सी चेन बना सकते हैं, बाकी नहीं बना सकते। तो हम इनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, मैं सारी चीजों को इरेज करके फिर से इनको समझा। ओके स्टूडेंट, अब हम उन मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं जो आपका टेबल जो आपका फिगर 9.1 में दिया भी गया है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो एज ए मोनोमर या फिर एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम करते हैं और उनके एक के बाद दूसरे के साथ जुड़ने से, मतलब एक मोनोमर के दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ने पर डाइसैकेराइड बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सबसे पहले ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और ये भी समझ लेते हैं। देखिए ग्लूकोज का हम लीनियर अगर स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज एज ए एल्डोज का काम करता है, एक तो एल्डोज का, क्योंकि या फिर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड जो 3 कार्बन वाला था, पहले हम एल्डोज और कीटोज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमने उसको एल्डोज एंड कीटोज में क्लासिफाई किया था मोनोसैकेराइड को। ओके, तो वहां पे क्या था, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप सॉरी आपका एल्डिहाइड ग्रुप अगर पाया जाता है, अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है तो फर्स्ट अगर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है तो इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को हम एल्डोज बोलते हैं। ये एल्डोज हो गया कार्बोहाइड्रेट, एल्डोज या इस तरीके का मोनोसैकेराइड आपका एल्डोज हो गया। अगर जैसे एग्जांपल क्या है, ग्लिसरॉल डिहाइड। लेकिन अगर हम देखें, अगर इनके पास फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और सेकंड कार्बन पे अगर कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है, अगर कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है तो ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका कीटोज। इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे, कीटोज बोलेंगे। तो अगर लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एंड फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, C6H12O6, दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्लूकोज एल्डोज है एंड फ्रक्टोज कीटोज है। ये फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप आ जाता है, जबकि ग्लूकोज जो होता है उसके फर्स्ट कार्बन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप आया था। बस ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका हाइड्रोक्सी एसीटोन है, दोनों सेम है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, C3H6O3, C3H6O3। बस डिफरेंट क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप होता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका एल्डोज होता है और फ्रक्टोज आपका कीटोज होता है और दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ओके, ये तो हो गया डिफरेंस, ग्लूकोज क्या होते हैं, सॉरी एल्डोज क्या होते हैं एंड कीटोज क्या होते हैं। अब जब हमने दूसरे बेस पे क्लासिफाई किया था, हमने बताया था कि कुछ पेंटोज एंड हेक्सोज ऐसे होते हैं, जनरली हेक्सोज ही होता है। पेंटोज एंड हेक्सोज जो है ये एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम करते हैं, एज ए यूनिट काम करते हैं, जो पूरे के पूरे डाइसैकेराइड को, ओलिगोसैकेराइड को एंड पॉलीसैकेराइड को बनाने की एबिलिटी रखते हैं। ओके, तो इसमें से जैसे मैं कुछ के बारे में बात करूंगा, स्पेशली हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज एक फोटोसिंथेसिस से बना, उसके बाद इकट्ठा हुआ, कहीं पे स्टार्च बना रहा है, कहीं पे माल्टोज बना रहा है, कहीं पे सुक्रोज बना रहा है, और सबसे ज्यादा कोई पाया जा रहा है तो फिर वही अभी फिलहाल ग्लूकोज ही पाया जाएगा जो एज ए बिल्डिंग ब्लॉक काम करने वाले में से। ओके, तो अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके से ग्लूकोज होता है, कार्बन होता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन,
और जो एक कार्बन होता है 5 हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, एक कार्बन रिंग से बाहर होता है CH2 एंड OH, यहाँ पे ये रिंग से बाहर है, बाकी 5 कार्बन आपके रिंग में पाए जाते हैं H OH H OH हाइड्रोजन ऑक्सीजन H and OH and H। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका ग्लूकोज का रिंग वाला स्ट्रक्चर जो कि एक एल्डोज है। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपका राइबोज का है जो सबसे ज्यादा पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व है। तो उसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो पेंटागोनल रिंग बनाता है, 5 कार्बन पेंटागोनल रिंग, बट एक कार्बन जो होता है वो रिंग से बाहर होता है क्योंकि बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है। तो ऑक्सीजन कार्बन 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 एंड कार्बन, एक कार्बन रिंग से बाहर CH2 HO, बाकी आपका यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका राइबोज है। दोनों स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी ने बना के रखे, और बीच बीच में फ्रक्टोज का भी देखने को मिलेगा, कहीं पे गैलेक्टोज का देखने को मिलेगा ये। और हाँ, एक चीज याद रखें, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में बस इतना फर्क है कि डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, सेकेंड कार्बन पे से आप ऑक्सीजन को हटा दीजिए, डीऑक्सीराइबोज ऑक्सीजन को लगा दीजिए, राइबोज शुगर। ओके, और एक और सिंपल सा होता है, हम बात करते हैं जैसे कभी कभी हम कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि डेरिवेटिव से बने होते हैं। ग्लूकोज में अगर एमाइनो ग्रुप जुड़ गया तो वो ग्लूकोज नहीं रह जाता, वो बन जाता है आपका N एसिटिल ग्लूकोसमाइन। अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है, कार्बन है CH3, ये आपका बन गया N एसिटिल ग्लूकोसमाइन, ये आपका N एसिटिल ग्लूकोसमाइन। अब जब आप N एसिटिल ग्लूकोसमाइन के बारे में पढ़ेंगे, ये N एसिटिल ग्लूकोसमाइन आप जब काइटिन के बारे में पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। और आप साथ ही साथ जब आप पढ़ेंगे कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उनके जो ऊपर स्केलेटन पाया जाता है, उनका एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, वो भी काइटिन का बना होता है। तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट है? ऑफ कोर्स वो कार्बोहाइड्रेट है, बट वो कार्बोहाइड्रेट किसी ग्लूकोज से मिलकर नहीं बना हुआ है, बल्कि ग्लूकोज के एक डेरिवेटिव से मिलकर बना हुआ है। एक ग्लूकोज था, ग्लूकोज के अंदर एक अमाइनो ग्रुप और एक नाइट्रोजन वाला अमाइनो ग्रुप आके जुड़ गया और उसने उसको N एसिटिल ग्लूकोसमाइन में बदल दिया। और जब ढेर सारे N एसिटिल ग्लूकोसमाइन आपस में जुड़ेंगे तो ये आपका क्या बना लेगा? काइटिन बना लेगा। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, हमने फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर हमने राइबोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, हमने N एसिटिल ग्लूकोसमाइन के बारे में बात की। इन सारी चीजों का एग्जांपल जो है एनसीईआरटी के फिगर 9.1 में दिया हुआ है, आप उनको जरूर देखें एक बार। ओके, अब डाइसैकेराइड कैसे बनता है, ये तो हो गया मोनोसैकेराइड के बारे में। आई थिंक आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनको समझने में। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। आखिर डाइसैकेराइड होते क्या है? अब दो मोनोसैकेराइड आपस में मिलके क्या बनाएंगे? डाइसैकेराइड। मैंने पहले ही बताया सारे मोनोसैकेराइड आपस में नहीं जुड़ते, जनरली आपके पेंटोज और हेक्सोज जुड़ते हैं। और वैसे हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ हेक्सोज के बारे में। जैसे एक ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज है, दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ गया, ये बना लेगा माइटोज प्लस आपका वाटर H2O। तो माइटोज क्या है? माइटोज इज एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। ये डाइसैकेराइड है। जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उसका नाम है, इसका बॉन्ड का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस बॉन्ड के बनने से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है वहां से, और इसका जो डाइसैकेराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। ये आपका माल्टोज का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये तो हो गया डाइसैकेराइड के बारे में। अब डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर अगर देखें, जैसे ये एक ग्लूकोज हो गया, फर्स्ट कार्बन पे इस पे H एंड इस पे OH है, इधर मैंने दूसरा ग्लूकोज बना दिया, फर्स्ट कार्बन इसके फोर्थ कार्बन पे H एंड OH है।
अब ये दोनों H और वो है जो है आपस में बॉन्ड बनाते हैं। इस बॉन्ड का नाम मैंने पहले ही बताया। और वहां से क्या रिलीज होता है, एक H2O मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस बॉन्ड का नाम मैंने जो बताया था वो है कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दैट इज एक सिंपल सा आपका जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो वाला बॉन्ड है। ओके तो ये हो गया एक डाई। मान लेते हैं ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दोनों ग्लूकोज आपस में जुड़े, आपका माल्टोज बन गया। एक ग्लूकोज होगा, दूसरा फ्रक्टोज होगा। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो सुक्रोज बनेगा प्लस वाटर बनेगा, सुक्रोज प्लस वाटर। जब एक ग्लूकोज है, दूसरा आपका गैलेक्टोज होगा, ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, लैक्टोज बनाएंगे। आपने इसका भी नाम सुना होगा, प्लस वाटर, ये सारी चीजें। तो लैक्टोज भी आपका डाइसैकेराइड है, सुक्रोज भी आपका डाइसैकेराइड है, एंड माल्टोज भी आपका डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से माल्टोज बना, ग्लूकोज फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज बना, ग्लूकोज गैलेक्टोज के कॉम्बिनेशन से लैक्टोज बना। तो ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जा रहा था। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाने की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ गए, जिनका फॉर्मूला हो गया C12H22 एंड O11, और साथ साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ओके अब हम थोड़ा से बात कर लेते हैं। ये तो डाइसैकेराइड बन गया, मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? तो ओलिगोसैकेराइड जनरली वैसे देखे नहीं जाते। आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं। आपकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, उनके साथ ये कंबाइन करके रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बना के रहते हैं। या मेम्ब्रेन के ऊपर जो लिपिड पाई जाती है, उनके साथ ये ग्लाइकोलिपिड बना के रहते हैं। तो इसमें 3 to 9 मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड। 3 to 9 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं। तो आप मतलब ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, जितने भी सैकेराइड आते हैं 9 तक, सारे किसमें, सारे के सारे आपके ओलिगोसैकेराइड में काउंट किए जाएंगे। ओके तो मोनोसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोसैकेराइड समझ में आ जाए तो फिर आप डाइसैकेराइड को भी आसानी से समझ सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड समझ सकते हैं। और क्योंकि मोनोसैकेराइड से ही आपका डाइसैकेराइड बन रहा है, ओलिगोसैकेराइड बन रहा है, और उसके बाद आगे पॉलीसैकेराइड भी बनेगा। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं पॉलीसैकेराइड को बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा मुश्किल भी है, आज एक एक्स्ट्रा वीडियो शायद ही बन पाए, क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बार बार मोबाइल जो है, फ़ोन जो है, वो बार बार स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें। और मैं उसे नेक्स्ट वाले जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसे एक्सप्लेन करने की। तो आप इसको अच्छे से देखिए और सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप ज़रूर मुझे बताइए। और वीडियो लेक्चर को आप सारे दोस्तों को शेयर करिए, जितने भी स्टूडेंट्स आप उनको शेयर करिए। तो आज के बस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।